जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन बिल्कुल जीरो से मैं आपके लिए करंट अफेयर्स की शुरुआत कर रहा हूँ। बिल्कुल आपको ऑफलाइन वाली सी फीलिंग दिलाने के लिए ऑफलाइन क्लासों में जैसे करंट पढ़ाया जाता है वैसे करंट पढ़ाने की मैं आज यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। आपके लिए रोज के 10% आपको पढ़ाए जाएंगे और 10% आपको पढ़ते हुए जाना है। मैं जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स की शुरुआत कर रहा हूं। आज अपन जो शुरुआत करेंगे वो जनवरी 2021 से। कब से करेंगे? जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। और जनवरी 2021 के अंदर करंट अफेयर्स से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो अपने एग्जाम में बड़े यूजफुल हैं, वो आज अपन पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। देखिए पहला प्रश्न है कि 1 जनवरी 2021 को, याद रखना मेरे साथियों, 1 जनवरी 2021 को इसरो के अध्यक्ष, 1 जनवरी 2021 को इसरो के अध्यक्ष, और इसरो के अध्यक्ष का नाम क्या है? के सिवान। क्या नाम है? के सिवान। तो इसरो के अध्यक्ष के सिवान का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसरो के अध्यक्ष के सिवान का अगर कार्यकाल की बात की जाए तो उनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 1 वर्ष के लिए उनके कार्यकाल को बढ़ाने का कार्य किया गया है। अब एक ही क्वेश्चन से आपके 3-4 बड़े प्रश्न बन जाएंगे। पहला प्रश्न याद रखें मेरे लाडलो, यह रहेगा कि हाल ही में वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सिवान। पहला प्रश्न। दूसरा बड़ा प्रश्न यह बनता है कि इसरो है, इसके वर्तमान के अंदर अगर बात की जाए तो जो अध्यक्ष हैं के सिवान, उनका कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया? इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2021 को पूरा होने वाला था, अब इसके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, अर्थात 1 जनवरी 2022 तक इनके कार्यकाल को बढ़ाने का काम किया गया है। तो एक तो अध्यक्ष पूछ सकता है, एक ऐसा पूछ सकता है कितना कार्यकाल बढ़ा दिया गया? तो कितना कार्यकाल बढ़ा दिया गया? 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया। अब नाम है इसरो, तो इसरो के बारे में क्या याद रखना है? इसरो का अगर आपको मुख्यालय पूछ लिया जाए कि इसरो का मुख्यालय कहां स्थित है, तो प्रेजेंट के अंदर इसरो का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलोर में। कहां पर है? बेंगलोर के अंदर इसरो का मुख्यालय है। और बेंगलोर को किसका शहर कहते हैं? अंतरिक्ष का शहर। किसका शहर कहते हैं? अंतरिक्ष का शहर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसरो का वर्तमान में इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो इसरो की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 को। कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना करने का कार्य किया गया था। और इसरो भारत की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है। भारत का सबसे बड़ा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कौन सा है? इसरो। अगर विश्व का पूछ लिया जाए, यह भारत का सबसे बड़ा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। और अगर यहीं से आपको विश्व का पूछ लिया जाए तो विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का नाम क्या हो जाएगा? नासा। क्या हो जाएगा? नासा विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। भारत का सबसे बड़ा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो है। इसके अध्यक्ष हैं के सिवान। इनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, जिसे अंतरिक्ष का शहर कहते हैं। और इनकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। आई होप 1 प्रश्न आपको याद हो गया। पहला प्रश्न। अगला प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 की अगर बात की जाए, दूसरा बड़ा प्रश्न यह बनता है कि हाल ही में डीआरडीओ, क्या? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पूरा नाम क्या हो जाएगा? डीआरडीओ। तो हाल ही में डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? हाल ही में डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो याद रखना हाल ही में डीआरडीओ का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा मनाया गया? डीआरडीओ का 63वां स्थापना दिवस मनाने का कार्य किया गया था। अर्थात डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 1958 को। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। और 1 जनवरी 2021 को डीआरडीओ को कितने साल पूरे हो गए बने हुए? 63 साल पूरे हो गए। तो कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा? सीधा प्रश्न पूछेगा। 1 जनवरी 2021 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? याद रखना मेरे लाडलो, 63वां स्थापना दिवस मनाने का कार्य किया गया था। अगला बड़ा प्रश्न यह बनता है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1958 को हुई। तीसरा बड़ा प्रश्न यह बनता है कि डीआरडीओ का हेड ऑफिस कहां पर है? नई दिल्ली। डीआरडीओ का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर स्थित है। और चौथा बड़ा प्रश्न यह बनता है कि प्रेजेंट के अंदर डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान के अंदर डीआरडीओ के अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो उनका नाम क्या हो जाएगा? सतीश रेड्डी। क्या नाम हो जाएगा? सतीश रेड्डी वर्तमान के अंदर डीआरडीओ के क्या है? अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। यह प्रश्न आपको पता हो तो इंडियन एयरफोर्स
2019 के अंदर, कौन से ईयर में, इंडियन एयरफोर्स 2019 के अंदर पूछने का कार्य किया जा चुका है। ठीक है ना, तो यह आपको याद रखना है। कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहां पर है, और इसके प्रेजेंट के अंदर अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सतीश रेड्डी वर्तमान के अंदर अध्यक्ष हैं। आई होप यह प्रश्न भी आपको रह जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 3, तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में माधव कुमार सोलंकी का निधन हो गया। किसका निधन हो गया, माधव कुमार सोलंकी, इनका क्या हो गया, हाल ही में निधन हुआ है। क्या हो गया, निधन हो गया। ये कौन थे, तो माधव कुमार सोलंकी कौन थे, राजनेता थे। कौन थे, राजनेता थे, जिनका हाल ही में क्या हुआ है, निधन हो गया। माधव कुमार सोलंकी की बात की जाए तो ये 3 बार, कौन से, 3 बार गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रह गए। 3 बार कौन से राज्य के, 3 बार गुजरात राज्य के क्या रह चुके थे, मुख्यमंत्री रह चुके थे। इनका हाल ही के अंदर क्या हुआ है, निधन हुआ है। यहां से मेरे साथियों 3 प्रकार से बड़े प्रश्न बनते हैं। पहला बड़ा प्रश्न ये बनता है कि हाल ही में माधव कुमार सोलंकी का निधन हुआ, जो थे राजनेता थे, अभिनेता थे, संगीतकार थे या साहित्यकार थे, तो ऐसी स्थिति में आपका आंसर क्या जाएगा, वो राजनेता थे। दूसरा बड़ा प्रश्न यह बनता है कि माधव कुमार सोलंकी जिनका हाल ही में निधन हुआ, वो कौन से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो गुजरात राज्य के वो पूर्व मुख्यमंत्री थे। और तीसरा बड़ा प्रश्न बनता है ये कितनी बार गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे, ये 3 बार गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके, जिनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। अब अगर आपको वर्तमान के अंदर गुजरात का सीएम पूछ लिया जाए तो याद रखना मेरे लाडलो, वर्तमान के अंदर जो गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम हो जाएगा विजय रूपाणी। क्या नाम हो जाएगा, विजय रूपाणी। वर्तमान के अंदर भारत के कौन से राज्य के, गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत हैं। यह बात भी अपने को याद रखनी है। और गुजरात राज्य की राजधानी आपसे पूछी जाए तो गुजरात राज्य की राजधानी क्या हो जाएगी, गांधीनगर। क्या हो जाएगी, गांधीनगर हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 की बात की जाए तो 4 क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा बड़ा प्रश्न क्या कहता है, चौथा बड़ा प्रश्न कहता है कि हाल ही में भारत सरकार ने आकाश कौन सी मिसाइल को, हाल ही में भारत सरकार ने आकाश, यह है स्वदेशी तकनीकी निर्मित मिसाइल। आकाश क्या है, स्वदेशी तकनीकी निर्मित मिसाइल, स्वदेशी तकनीकी से निर्मित क्या है, मिसाइल है। और मिसाइल का नाम क्या हो जाएगा, आकाश। तो हाल ही में भारत सरकार ने स्वदेशी तकनीकी से निर्मित मिसाइल आकाश के निर्यात को क्या दे दी है, मंजूरी देने का कार्य किया है। प्रश्न ऐसा आएगा कि हाल ही में भारत सरकार ने कौन सी स्वदेशी तकनीकी से निर्मित मिसाइल को निर्यात पर मंजूरी प्रदान की है। तो मिसाइल का नाम पूछेगा तो मिसाइल का नाम क्या हो जाएगा, आकाश हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि भारत सरकार ने जो अपने देश में निर्मित मिसाइल है आकाश, ये दूसरे देशों को बेचने की अनुमति दे दी है कि अब कोई भी देश अपने देश से इस मिसाइल को क्या कर सकता है, खरीदने का कार्य कर सकता है। मिसाइल का नाम हो जाएगा आकाश। आकाश क्या करती है, आकाश सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। आकाश जो है यह क्या करती है, सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। मिसाइलें 3 प्रकार की होती हैं, सतह से सतह पर, सरफेस टू सरफेस पर वार करती हैं, सरफेस से एयर में वार करती हैं, और एयर टू एयर में वार करती हैं। और इसकी बात की जाए, सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। और इस मिसाइल की मारक क्षमता का मतलब होता है रेंज। मारक क्षमता का मतलब क्या होता है, रेंज होता है। और रेंज की बात की जाए तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, इसकी रेंज है 25 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 25 किलोमीटर इस मिसाइल की रेंज रखने का कार्य किया गया है। कितने किलोमीटर, 25 किलोमीटर इस मिसाइल की रेंज रखी गई है। और ये 25 किलोमीटर के अंदर अपने आने वाले दुश्मन को क्या करती है, खत्म करने का काम करती है। और इस मिसाइल का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो इस मिसाइल का निर्माण डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा इस मिसाइल का निर्माण करने का कार्य किया गया है। और डीआरडीओ ने इस मिसाइल का क्या किया है, निर्माण करने का कार्य किया है। और ये डीआरडीओ जो है इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। वर्तमान के इसके मुख्यमंत्री सतीश रेड्डी हैं। कौन है, सॉरी, वर्तमान में इसके अध्यक्ष, मुख्यमंत्री नहीं, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है डीआरडीओ के, सतीश रेड्डी हैं। ये जानकारी डीआरडीओ से रिलेटेड में पीछे बता चुका हूं। तो आपको ये तो मिसाइल का नाम याद रखना है, ये कहां की है, मेड इन इंडिया है। ये क्या दी है, इसकी मारक क्षमता रेंज कितनी है, 25 किलोमीटर की। और ये कहां से कहां पर वार करती है, सतह से। इसके निर्यात के ऊपर भारत सरकार ने क्या दे दी है, मंजूरी देने का कार्य किया है। यह जानकारी भी आपको यहां से याद रखनी है, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। हाल ही में चुनाव आयोग
हाल ही में इलेक्शन बोर्ड बोले तो चुनाव आयोग। तो हाल ही में चुनाव आयोग का नया उपचुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नया उपचुनाव आयुक्त की अगर बात की जाए तो किसे नियुक्त अपॉइंटमेंट करने का काम किया गया है? उपचुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका नाम है उमेश सिन्हा। उनका नाम क्या हो जाएगा? उमेश सिन्हा की अगर बात की जाए तो उमेश सिन्हा को हाल ही के अंदर इलेक्शन बोर्ड का नया क्या चुना गया है? उपचुनाव आयुक्त नियुक्त करने का काम किया गया है। क्या किया गया है? उमेश सिन्हा को उपचुनाव आयुक्त नियुक्त करने का कार्य किया गया है। और उमेश सिन्हा को उपचुनाव आयुक्त कर दिया तो वर्तमान के अंदर जो इलेक्शन बोर्ड है इसके चुनाव आयुक्त कौन है? भाई उपचुनाव आयुक्त तो उमेश सिन्हा बन गए, तो चुनाव अगर आयुक्त की अगर बात की जाए तो चुनाव आयुक्त कौन है प्रेजेंट के अंदर? तो उनका नाम है सुनील अरोड़ा। क्या नाम हो जाएगा? सुनील अरोड़ा वर्तमान के अंदर चुनाव आयोग के क्या है? अध्यक्ष बोल दो या चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त बोल दो। इसे अध्यक्ष बोल सकते हैं, इसे आप उपाध्यक्ष बोल सकते हैं। उपाध्यक्ष अभी नया कौन बना है? उमेश सिन्हा। और अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट के अंदर? सुनील अरोड़ा। कौन है? सुनील अरोड़ा है। अब देखिए नाम आया चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई? 25 जनवरी 1950 को। कब? 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की क्या की गई थी? स्थापना करने का कार्य किया गया। क्या किया गया? निर्वाचन आयोग की स्थापना करने का कार्य किया गया था। इसीलिए हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतदाता दिवस कौन सा दिवस है? मतदाता दिवस मनाने का कार्य किया जाता है। प्रतिवर्ष वोटर डे या मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष मतदाता दिवस है ये 25 जनवरी 1950 को मनाने का काम 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन बोर्ड की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और इसके चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान के अंदर? सुनील अरोड़ा। उपचुनाव आयुक्त कौन बने? भी हाल ही के अंदर उमेश सिन्हा को बनाया गया है। तो पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? अगर ये पूछ ले कि इलेक्शन बोर्ड के पहला चुनाव आयुक्त है ना, पहला चुनाव आयुक्त आपको इलेक्शन बोर्ड का पूछ लिया जाए तो सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन चुनाव आयोग के पहले क्या थे? मुख्य चुनाव आयुक्त थे। क्या थे? मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और अब नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? उमेश सिन्हा। इतनी जानकारी आपको किसके बारे में याद रखनी है? तो इतनी जानकारी आपको इलेक्शन बोर्ड के बारे में याद रखनी है। किसके बारे में? इलेक्शन बोर्ड के बारे में याद रखनी है, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण हो जाएगी। ठीक है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी है। इस प्रकार से आपको देखो ऑफलाइन क्लासरूम के अंदर इस प्रकार से पढ़ाया जाता है, एक एक चीज को निकाला जाता है ताकि बच्चे का प्रश्न कभी भी गलत ना हो। वैसी आपको फीलिंग बनानी है मुझे तो, और वैसी फीलिंग आपको आ भी रही होगी कि अपन प्रत्यक्ष रूप से सामने बढ़कर, बस इतनी कमी है कि इसको नोट आपको खुद को करना होगा। जैसे मैंने पढ़ा रहा हूं वैसे आप नोट करना होगा, और जिससे आपको बहुत बेहतर याद कर सकते हैं। क्योंकि क्लास की तरह लिखा तो सकते नहीं है, लिखाने को बैठे तो सारे बच्चे उठकर भाग जाएंगे, अपने मोबाइल ही बंद कर देंगे, क्या सर क्लास बना रखी है आपने। तो इस प्रकार आपको याद करना होगा। प्रश्न की बजाय आप ऐसे पढ़ो थोड़ा सा, ताकि आपका इंटरेस्ट भी जगेगा और आप क्वेश्चन भी एकदम सही कर पाओगे। अगला, हाल ही में बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए उपाध्यक्ष, हाल ही में बीसीसीआई का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हाल ही में बीसीसीआई का नया उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? हाल ही में बीसीसीआई का नया उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? राजीव शुक्ला को हाल ही में हाल ही में किसे बनाया गया है? राजीव शुक्ला को नया क्या बनाया गया है? उपाध्यक्ष बनाने का कार्य किसका? बीसीसीआई का। बीसीसीआई भारत की सबसे बड़ी क्रिकेट संस्था है। भारत की सबसे बड़ी क्या है? क्रिकेट की संस्था है ना, क्रिकेट की क्या हो जाएगी? संस्था है बीसीसीआई। इसका हाल ही में नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? राजीव शुक्ला को बनाया गया है। कई बार आपके एग्जाम में बीसीसीआई का अध्यक्ष पूछ लेता है, तो बीसीसीआई के अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो प्रेजेंट के अंदर बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। कौन है? सौरभ गांगुली वर्तमान के अंदर बीसीसीआई के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हाल ही में राजीव शुक्ला को बनाया गया है। सौरभ गांगुली को दादा
क्या कहते हैं, दादा व बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। दादा और बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रेजेंट में अध्यक्ष है, वो क्या है, उपाध्यक्ष है। बीसीसीआई की बात की जाए तो बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? बीसीसीआई की स्थापना वर्ष 1928 में। कब की गई थी? 1928 में बीसीसीआई की स्थापना करने का कार्य किया गया। और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर की अगर बात की जाए तो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएगा? मुंबई में। कहां पर हो जाएगा? मुंबई के अंदर स्थित है। यह जानकारी आपको बीसीसीआई के बारे में याद रखनी। क्या याद रखनी है? नया उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, वर्तमान में अध्यक्ष सौरभ गांगुली, इसकी स्थापना 1928, हेडक्वार्टर की बात की जाए तो मुंबई हो जाएगा। और भारत की सबसे बड़ी क्या है? क्रिकेट संस्था है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसका हो जाएगा। और अगर बात की जाए दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट की संस्था और विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट की संस्था का नाम क्या हो जाएगा? आईसीसी। क्या हो जाएगा? आईसीसी विश्व की सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? क्रिकेट संस्था हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन संख्या 7। क्वेश्चन संख्या अगर 7 की बात की जाए तो अगला जो बड़ा प्रश्न बनता है वो यह है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा, कौन से राज्य की सरकार के द्वारा? उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसकी सरकार के द्वारा किसानों की फसल की आय को दोगुना करने के लिए, किसान जो हैं किसानों की आय को क्या करने के लिए? किसानों की आय को दोगुना करने के लिए, क्या करने के लिए? दोगुना करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो किसान, किसकी शुरुआत की है? किसान फसल योजना। किसान फसल योजना की क्या की गई है? शुरुआत करने का काम किया गया है। हाल ही में किस राज्य की सरकार के द्वारा, किस राज्य की सरकार के द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किसान फसल योजना की शुरुआत करने का कार्य किया गया है ना? तो उसका नाम हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार क्या करेगी? किसानों की आय को दोगुना करने के लिए उन्हें क्या करेगी? जागरूक करने का कार्य करेगी, हाई क्वालिटी के बीज प्रदान करने का काम करेगी, साथ साथ में किसानों से संबंधित जितनी भी समस्याएं उनको दूर करने का कार्य करेगी, ताकि किसानों की आय को क्या किया जा सके? मेरे लाडलो, दोगुना किया जा सके। क्योंकि किसान देश की नींव की क्या है? देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान देश की नींव है। ये कमजोर हो जाएगी तो पूरा देश ही क्या हो जाएगा? कमजोर हो सकता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ प्रेजेंट के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य के क्या हैं? मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत हैं। और उत्तर प्रदेश की राजधानी अगर आपसे पूछी जाए तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान के अंदर राजधानी क्या हो जाएगी? लखनऊ। तो आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि किस राज्य की सरकार के द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किसान फसल योजना की शुरुआत की गई है? तो राज्य का नाम हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला, ओडिशा भारत का पहला ऐसा राज्य है। ओडिशा की अगर बात की जाए, ओडिशा भारत का कौन सा पहला ऐसा राज्य बना है? अर्थात प्रश्न आ जाए कि भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राज्य की सरकार ने क्या किया है? कोरोना योद्धा स्मारक। जिसकी राज्य की सरकार ने कोरोना योद्धा स्मारक बनाने की घोषणा की है, तो राज्य का नाम हो जाएगा ओडिशा। हाल ही में ओडिशा राज्य की सरकार के द्वारा कोरोना योद्धा स्मारक अपने राज्य में बनाने की क्या की गई है? घोषणा करने का कार्य किया गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार के द्वारा कोरोना योद्धा स्मारक बनाने की घोषणा की गई है? तो राज्य का नाम क्या हो जाएगा? ओडिशा। क्या हो जाएगा? ओडिशा राज्य की सरकार के द्वारा कोरोना योद्धा स्मारक बनाने की घोषणा की गई है। इसमें क्या होगा? इसके अंदर जो कोरोना काल के दौरान जो ड्यूटी दे रहे थे, चाहे पुलिसकर्मी हो, डॉक्टर हो, नर्स कर्मी हो, शिक्षक हो, जिनकी कोरोना में ड्यूटी दे रहे थे और कोरोना होने के कारण उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, उनके लिए उनको सम्मान में, उनके मान में, सम्मान में कोरोना योद्धा स्मारक बनाया जाएगा। जैसे अपने देश के वीर जवान जो शहीद होते हैं उनकी याद में शहीद स्मारक बनाया गया है। दिल्ली में क्या बनाया गया है? शहीद स्मारक बनाया गया है, जहां पर जो शहीद होता है जवान उसका नाम लिखा जाता है। उसी प्रकार जो कोरोना योद्धा स्मारक बनाया गया है, जिसके अंदर कोरोना में जो शहीद हुए हैं देश के लिए या जिनकी मृत्यु हुई है उनका नाम लिखने का कार्य किया जाएगा। ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ओडिशा। कौन सा है? ओडिशा है। ओडिशा के वर्तमान के अंदर सीएम कौन है? नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक वर्तमान के अंदर ओडिशा राज्य के क्या है? सीएम। तो नवीन पटनायक कौन है? नवीन पटनायक वर्तमान के अंदर ओडिशा राज्य के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। और ओडिशा राज्य की राजधानी आपको पूछे जाए तो आई होप सबको पता ही है, ओडिशा राज्य की राजधानी क्या हो जाएगी? भुवनेश्वर। क्या हो जाएगी? भुवनेश्वर इसकी राजधानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि दुनिया की
पहली हॉस्पिटल ट्रेन, दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का निर्माण किस देश के द्वारा किया गया है? दुनिया की पहला ऐसा कौन सा देश है जिसने हॉस्पिटल ट्रेन बना दी, मतलब एक ट्रेन को ही पूरा हॉस्पिटल बनाने का काम किया है? ऐसा गौरवान्वित करने वाला काम, उस देश का नाम हो जाएगा भारत। तो हाल ही में भारत देश के द्वारा देश की पहली, दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन बनाने का कार्य किया गया है। और अगर बात की जाए इस हॉस्पिटल ट्रेन की, अगर बात की जाए तो इसका नाम क्या रखा गया है? लाइफ लाइन एक्सप्रेस, लाइफ लाइन एक्सप्रेस। तो इस ट्रेन का नाम रखा गया है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। यह दुनिया की पहली क्या हो जाएगी? हॉस्पिटल ट्रेन है जिसका निर्माण भारत सरकार के द्वारा करने का कार्य किया गया, या भारत देश के द्वारा करने का कार्य किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या बनेगा इसका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि देश की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का निर्माण किस देश के द्वारा किया गया? भारत के द्वारा। उस ट्रेन का नाम क्या रखा गया है? उस ट्रेन का नाम रखा गया है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। क्या रखा गया है? लाइफ लाइन एक्सप्रेस। अब एक्सप्रेस का नाम आया तो दो याद रखना, भारत व पाकिस्तान के बीच जो ट्रेन चलती है उसे कहते हैं समझौता एक्सप्रेस। क्या कहते हैं? उसे समझौता एक्सप्रेस कहते हैं। और भारत और वह बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेन चलती है उसे क्या कहते हैं? मैत्री एक्सप्रेस। क्या कहते हैं? उसे मैत्री एक्सप्रेस कहते हैं। और भारत की जो सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है, तेज गति से चलने वाली जो ट्रेन है उसे क्या कहते हैं? वंदे भारत। क्या कहते हैं? वंदे भारत। या इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? ट्रेन 18। क्या नाम हो जाएगा? ट्रेन 18 भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। भारत और पाकिस्तान वाले को समझौता एक्सप्रेस कहते हैं, भारत और बांग्लादेश वाले को मैत्री एक्सप्रेस कहते हैं। और देश की पहली हॉस्पिटल ट्रेन की बात की जाए उसका नाम क्या रखा गया है? लाइफ लाइन एक्सप्रेस रखा गया है। क्या रखा गया है? लाइफ लाइन एक्सप्रेस रखने का काम किया गया है। आई होप यह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन की बात की जाए तो 23 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस, देश का महापुरुष है सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 23 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 125वीं जयंती मनाने का काम किया गया। कौन सी जयंती मनाई गई? 125वीं जयंती मनाने का कार्य किया गया। कौन किसकी? सुभाष चंद्र बोस की। और इसी दिन भारत सरकार ने प्रतिवर्ष सुभाष चंद्र बोस का जिस दिन जन्म हुआ था, तारीख है 23 जनवरी, इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अब प्रतिवर्ष 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। किस महापुरुष के सम्मान में मनाया जाएगा? सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में मनाया जाएगा। इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई? भारत सरकार के द्वारा की गई। कौन सी जयंती के अवसर पर की गई? सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने इसे पराक्रम दिवस रूप के मनाने की घोषणा की है। जैसे प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के सम्मान में, उसी प्रकार से अब प्रतिवर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में पराक्रम दिवस मनाने का कार्य किया जाएगा। और 23 जनवरी 2021 को इनकी 125वीं, कौन सी 125वीं जयंती मनाने का कार्य किया गया था। आई होप यह आपको याद रह जाएगा। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस को किसके नाम से? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। इसे नेताजी नाम किन्होंने दिया? हिटलर ने। हिटलर ने इन्हें किसके नाम से पुकारा? नेताजी के नाम से पुकारा। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को किसके नाम से पुकारा? राष्ट्रपिता के नाम से पुकारा। किसके नाम से पुकारा? राष्ट्रपिता के नाम से पुकारने का कार्य किया। प्रश्न आ जाए कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? हिटलर ने कहा। सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये एयरफोर्स 2020, सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? याद रखना मेरे लाडलो, कोलकाता में। कहां पर है? कोलकाता के अंदर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इन्हीं के नाम पर रखा गया है। इन्हीं के द्वारा जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नामक नारे देने के कार्य किए गए थे। यह आपके लिए कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुए? आज के 10 इंपोर्टेंट प्रश्न हुए। और आज से रेगुलर आपके लिए 10 प्रश्न आते जाएंगे और आप पढ़ते जाइए। जनवरी का करंट ओनली फॉर
7 या 8 क्लासों के अंदर आपका पूरा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू नेवी और फोर्स की बात की जाए। नेवी एयरफोर्स के अकॉर्डिंग जनवरी महीने के सिर्फ 60-70% बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको डे बाय डे रोज करवाता रहूंगा। ये आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट पर्सन थे करंट अफेयर्स के, जो आपको 20 मिनट का समय लिया है, इसमें आपको पढ़ देने हैं। भले ही मैंने 10 पर्सन कराए हो, लेकिन ये 10 पर्सन 10 न होकर ये पर्सन मैंने आपको नहीं करते कितने पर्सन करवा दिए, 50 पर्सन करवा दिए हैं। इनको आपको दिमाग में रखना है, इनके नोट्स बनाओ बढ़िया तरीके के, आपको क्या होगा, बहुत फायदा होगा। करंट में एक भी पर्सन बाहर नहीं आएगा। अगर आपको ऐसा पढ़ना है तो ऐसा पढ़ाया जाएगा, या फिर मैंने क्वेश्चन डालना है या उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना है, वो आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे पढ़ोगे। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप इसे ज्यादा कुछ समझ पाएंगे। ठीक है, ऐसे बढ़ो, शानदार तैयारी करो, मन में जुटे रहो, हौसले को बुलंद रखो, आगे बढ़ते रहो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।